कोर्ट जाने से चंद घंटे पहले घर का माहौल किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश और बोझल था। नुसरत बेगम के चेहरे पर हमेशा की तरह वही सख्ती और नफरत थी जो पहले दिन से महलिया के लिए उनके दिल में भरी हुई थी। उन्होंने कभी महलिया से सीधे मुंह बात नहीं की थी और ना ही आज वो कोई झूठी अदाकारी कर रही थी। वो सोफे पर बैठी तस्बीह हिला रही थी, लेकिन उनकी नजरें किचन में काम करती मलहिया पर थी जो अपने आंसू साफ कर रही थी। नुसरत बेगम ने जामिन को पास बुलाकर कटीली आवाज में कहा, जामिन याद है ना इसके मरे हुए बाप की वसीयत? उस बूढ़े ने मरने से पहले ही ये चाल चल दी थी कि उसकी अनपढ़ बेटी जब तक खुद कोर्ट में जज के सामने खड़ी होकर बयान नहीं दे देगी तब तक ये घर किसी के नाम मुंतकिल नहीं हो सकता। अगर वो जज के सामने मुकर गई तो ये सोने की चिड़िया हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए अब तेरा काम है कि वहां ले जाकर उससे वो बयान दिलवा। जामिन जो रात को रुखसार के पास से होकर आया था और अब भी उसके इश्क के नशे में धुत था, उसने मलिया का बाजू जोर से झटका। मलिया के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया और उसकी आंखों से खौफ का एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। जामिन ने गुर्रा कर कहा, चलो उठो यहाँ से, कोर्ट पहुंचना है। तुम जैसी जाहिल औरत की वजह से मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अगर वहां जज के सामने जरा भी जुबान लड़ाई या मेरे खिलाफ कुछ बोला तो याद रखना, मोमिन को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। मलिया ने सहम कर अपनी सास की तरफ देखा कि शायद वो कुछ कहेगी आज, लेकिन नुसरत बेगम ने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मलिया का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो अपने बाप की उस आखिरी निशानी को उस छत पर सामन के नाम करने चाह रही थी ताकि उसे मारपीट से और तलाक के खौफ से निजात मिल सके। कोर्ट की भारी और सर्द इमारत के सामने खड़े होकर मलिया को अपने महरूम बाप की बहुत याद आई। वो बाप जो उसे हमेशा शहजादी कहता था, आज उसी बाप का घर बचाने के लिए वो एक जालिम शोहर के साथ खड़ी थी। वकील ने जामन के इशारे पर पहले ही वो गैर कानूनी और फर्जी कागजात तैयार कर रखे थे जिन पर लिखा था कि जामिन ना तलाक देगा ना मारेगा। क्योंकि मलिया पढ़ी लिखी नहीं थी, वो सिर्फ उन कागजात की मोहरों को देखकर ये समझ बैठी कि ये कानून उसकी हिफाजत करेगा। जब जज के सामने मलिया को पेश किया गया तो जज ने पूछा, मलिया बेगम, क्या आप पूरे होशो हवास में ये घर अपने शोहर जामिन के नाम मुंतकिल कर रही हैं? आप पर कोई दबाव तो नहीं? मल्हिया की हल्क में जैसे कांटे चुभ रहे थे। उसने एक नजर जामिन पर डाली जिसकी आंखों में वहशत और धमकी साफ झलक रही थी, और दूसरी तरफ उसके हाथ में वो लिफाफा था जिसमें उसकी हिफाजत का फर्जी वादा बंद था। मलिया ने रोते हुए धीमी आवाज में जज से कहा, जी साहब, मैं ये घर अपनी मर्जी से अपने शोहर के नाम कर रही हूँ। ये कहते ही जैसे मलिया के अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। उसने अपने बाप की वसीयत का मान तोड़ दिया था। जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई, जामिन ने वो फाइल छीनी और मलिया को वहीं कोर्ट के कॉरिडोर में अकेला छोड़कर भाग गया। मलिया कॉरिडोर की दीवार से टेक लगाकर वहीं फर्श पर बैठ गई और उस फर्जी कागज के लिफाफे को अपने सीने से लगाकर रोती रही। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करके अपने लिए सुकून खरीद लिया है। लेकिन वो मासूम ये नहीं जानती थी कि ये सुकून सिर्फ एक सहराब था। शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान गाड़ी के अंदर कबीर बैठा हुआ, लेकिन उसकी रूह, उसका दिल और उसका दिमाग सिर्फ मलिया के गिर्द घूम रहा था। कबीर की मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं थी। ये एक ऐसी शदीद तड़प थी जो उसे दिन रात जलाती थी। वो जब भी आंखें बंद करता, उसे हाशिर की शादी में देखी गई मलिया की वो उदास और मासूम आंखें याद आ जाती थी जिनमें उसने बेपनाह दर्द देखा था। कबीर ने शेरिंग पर जोर से हाथ मारा और तड़प कर खुद से बोला, मलिया, तुम उस जहन्नम में क्यों रह रही हो?
क्यों उस शख्स की खातिर खुद को मिटा रही हो जो तुम्हारी कदर ही नहीं जानता? मैं तुम्हें उस दलदल से निकालूंगा, चाहे मुझे दुनिया की किसी भी हद से गुजरना पड़े। कबीर का इश्क अब जुनून की हदूद को छू रहा था। वो मलिया को पाने के लिए किसी भी मोहरे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। इसीलिए कबीर के दबाव और पैसों के जोर पर रुखसार ने अब अगला मोहरा हिला दिया था। वो जानती थी कि नुसरत बेगम का दिल सिर्फ दौलत से जीता जा सकता है। रुखसार ने नुसरत बेगम की बेटी नेहा के लिए एक रिश्ता भेजा। लड़का बज़ाहिर खानदानी और पैसे वाला था, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल जामिन की तरह अयाश, शराबी और नशे का आदी था। रुखसार ने ये सब सच छुपा कर रखा, क्योंकि वो लड़का उसी का ऐसे ही जानने वाला था जैसे जामिन, और वो चाहती थी कि उस रिश्ते के बहाने वो नुसरत बेगम को अपनी मुट्ठी में कर ले। जब नेहा ने उस अमीर रिश्ते के बारे में सुना तो वो खुशी से दीवानी हो गई और अपने भाई जामिन की तरह अमीर होने के ख्वाब देखने लगी। रुखसार ने फोन पर कबीर को बताया, कबीर साहब काम हो गया है। नेहा का रिश्ता पक्का होते ही जामिन और उसकी माँ मलिया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगी। आप बस अपने वादे के मुताबिक मेरे पैसे तैयार किए। कबीर ने फोन बंद किया और उसकी आंखों में मलिया को पाने की वो शदीद और जुनूनी चमक उभरी जो उस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा रही थी। रात के वक्त जब सामिन घर लौटा तो उसके हाथ में उस घर के असली कागजात थे जो अब कानूनी तौर पर उसके नाम हो चुके थे। उसने घर में दाखिल होते ही वो कागजात नुसरत बेगम के सामने फेंके। नुसरत बेगम ने तस्बीह छोड़ी और उन कागजात को चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। आखिरकार ये घर हमारा हो ही गया। नुसरत बेगम के चेहरे पर एक शैतानी और जहरीली मुस्कुराहट थी। जामिन ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अम्मा, घर तो अब मेरा हो गया, और रुखसार ने जो नेहा के लिए रिश्ता भेजा है वो भी करोड़पति है। अब इस जाहिल मलिया को उस घर में रखने का क्या फायदा? मैं तो उसे इसी वक्त तलाक दे दूं, लेकिन वो जो कोर्ट के वकील ने कागज बनाकर दिया है उसका क्या करना है? नुसरत बेगम ने एक जोरदार कहका लगाया जिसकी आवाज किचन में बर्तन धोती मलिया के कानों तक पहुंची और उसका दिल नामालूम खौफ से कांप उठा। नुसरत बेगम ने जामिन से कहा, अरे वो कागज, वो तो सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा है जिस पर वकील ने फर्जी मोहरें लगाई थी। कानून की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं। तो जब चाहे उस लड़के को तलाक देकर बाहर फेंक सकता है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जामिन ये सुनकर लापरवाही से हंस पड़ा और अपने मोबाइल पर रुखसार की तस्वीर देखने लगा। वो अब उस कश्मकश में था कि कितनी जल्दी नेहा की शादी हो और वो मलिया को तलाक देकर रुखसार से शादी कर ले, एक अमीर तरीन जिंदगी गुजारे। वो मासूम मलिया जो अपने कमरे में उस फर्जी लफाफे को अपने आंसुओं से भिगो रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी जिंदगी की सबसे काली रात शुरू होने वाली है। और दूसरी तरफ कबीर का जुनून उसे पाने के लिए बेचैन खड़ा था।